क्रांति उड़ीसा वेब टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नंदकिशोर जोशी, क्रांति उड़ीसा वेब टीवी एग्जीक्यूटिव एडिटर। आज जो हमने देखा, भारत सरकार की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया है भारत की संसद में, लोकसभा में, बजट 2023-24 के लिए। यह बजट जो है मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट है, अर्थात 5वां बजट है। इस बजट को मिलाकर मोदी सरकार ने अभी तक 10 बजट पेश कर दिए हैं लगातार, 2014 उपरांत। अब 2024 के बाद जो भी नया बजट आने वाला है आएगा, इलेक्शन के बाद, आम लोकसभा चुनाव के बाद। यह आखिरी बजट है मोदी सरकार का 2.0 का। इस बजट की खास बातें यह है, जो मोदी सरकार आज तक कहती आई है कि हमारी जो सरकार है ये आम आदमी की सरकार है, आम लोगों के लिए सरकार है, आम जनों को लेकर है, जिसका वो लोग नारे में कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, और आजकल बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। सबका साथ, सबका विश्वास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत में नए मोदी जी के नए भारत में की कल्पना में जुड़ा गया है। ये उसी के अनुरूप बजट 2023-24 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया है हमारी संसद में। बजट के जो खास बातें ये है कि इस बजट में भारत के आम नागरिक को केंद्र में रखकर यह बजट पेश किया गया है। आम नागरिक, मध्यम दर्जे के जो नागरिक हैं उनको, किसानों को, और एमएसएमई सेक्टर, जो लघु उद्यमी सेक्टर जो है, उसको भी ध्यान में रखकर पेश किया गया है। अब मैं एक एक करके मैं आपको बताऊं किस तरह से ये बजट आम नागरिकों के लिए, आम जनता के लिए परोपकारी है। नंबर 1 आएगा, पिछले जो चार बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया था हमारी संसद में, लोकसभा में, उसमें इनकम टैक्स में कोई खास रियायत इन्होंने पब्लिक को, जनता जनार्दन को नहीं दी थी। इस बार के बजट में रियायत का पिटारा इन्होंने खोला है। क्या खोला है कि 5 लाख रुपया तक की जो सालाना इनकम जिस आदमी की रहेगी, जिस व्यक्ति की रहेगी, उसको कोई इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा। पहले के वर्षों में, पिछले वर्षों में यह प्रावधान था। इस बार के प्रावधान में इसको 5 लाख की इनकम को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया, अर्थात 2 लाख रुपया भारत के जो जनता के लोग जो हैं, जनता जनार्दन, आम जनता, एवरेज पब्लिक भारत की जो कमाएंगी, उसको 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा टैक्स के रूप में। ये जो 5 लाख से 7 लाख रुपया की जो सीमा बढ़ाई गई है, इससे हमारे देश के करोड़ों इनकम टैक्स पेई, करदाता, उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। अगर देखा जाए, इसको भी बहुत दूरअंदाजी से हम लोग देखेंगे, दूरंदेशी से देखेंगे, तो इसको बहुत अच्छे परिणाम हमारे देश में आएंगे। क्योंकि ये जो 2 लाख रुपया का पब्लिक के हाथ में, भारत की मध्यम वर्ग की जनता के हाथ में भारत सरकार ने देने का प्रयास किया है, जब जनता के पॉकेट में, आम लोगों के पॉकेट में अगर 2 लाख रुपया रहेगा तो वो ज़्यादा खर्चा करेगा, और अगर ज़्यादा खर्चा करेगा तो उसके तो घर में सुख संपदा आएगी, वो तो माने संपत्तियां उसके घर में आएगी, सुख सुविधा उसके घर में वो जुटाएगी, लेकिन उससे देश का भी भला होगा, देश भी खुशहाल होगा। वो इसलिए खुशहाल होगा, जो सब चीज़ें अपने, एक आम आदमी, आम गृहस्थी जो सब चीज़ें बाजार से खरीद कर अपने घर में लाएगा, उसकी ज़रूरत के मुताबिक की चीज़ें लेकर आएगा, उसके ऊपर तो उसको जीएसटी तो देना ही है। जब वो जीएसटी देगा तो वो जीएसटी का जो केंद्र सरकार का जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हमारे देश में जो टैक्स प्रणाली की व्यवस्था है, वो दोनों के दोनों लाभान्वित होंगी, और वो जो दोनों के दोनों लाभान्वित होंगी, उससे भारत की जनता भी लाभान्वित होंगी। जितना ज़्यादा सुगमता से, सहजता से, सर्व सुलभता से टैक्स कलेक्शन होगा हमारे देश में, बिना किसी आम जनता के ऊपर बोझ ज़्यादा डाले हुए, वो देश के विकास में ही उस फंड का उपयोग भारत सरकार करेगी।
अर्थात ये जो 5 लाख से 7 लाख रुपया जो 2 लाख रुपया टैक्स में छूट दी है, उसका डायरेक्टली ये जो टैक्स में जो छूट दी है उसके तो आमजन तो लाभान्वित होंगे, लेकिन हमारे देश भी लाभान्वित होगा। उससे परचेजिंग पावर आम आदमी का बढ़ेगा। उस परचेजिंग पावर से जीएसटी की कलेक्शन रेट बढ़ेगी। उस जीएसटी की कलेक्शन रेट बढ़ने से भारत सरकार के हाथ में रेवेन्यू ज़्यादा आएगी, और रेवेन्यू ज़्यादा आएगी तो विकास ज़्यादा होगा। ये सिंपल अर्थनीति का थ्योरी है जो हमने हमारे कॉलेज के समय में अर्थशास्त्र में अर्थात इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। अर्थात आज हमारे देश में हम लोग देखते हैं, जो हमारे पास डाटा स्टैटिस्टिक्स उपलब्ध है, करीब 4 करोड़ टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स पेयर 4 करोड़। ये जो 5 लाख से 7 लाख में जो 2 लाख रुपया की जो बढ़ोतरी हुई है इनकम टैक्स सीलिंग में, उस 2 लाख में कम से कम भी हमारे देश में 1.5-2 करोड़ जो टैक्स पेयर हैं, इनकम टैक्स पेयर, उनको लाभ मिलेगा। अर्थात 2 करोड़ के करीब टैक्स पेयर को सीधा लाभ हमारी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है, एवं उनके द्वारा जो खरीदारी होगी वो पैसा जो सरप्लस बाजार में आएगा उससे हमारे आम जनता को भी फायदा मिलेगा। आम जनता के विकास में वो पैसा खर्चा होगा। ये सिंपल इकोनॉमिक्स थ्योरी के हिसाब से इसको समझिए। अब मैं आ रहा हूँ दूसरी बात के ऊपर। हमारे देश में पिछले करीब 60 साल से हम लोग देख रहे हैं कि मतलब ऑर्गेनिक खेती का तो पहले नामो निशान भी नहीं था। अब पिछले चंद सालों में भारत सरकार ऑर्गेनिक खेती, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैविक खेती, और दूसरे शब्दों में, साधारण शब्दों में मैं कहूँ तो गाय के गोबर गोमूत्र युक्त खेती। गाय के गोबर में, गोमूत्र में इतनी ताकत है कि हमारे भारतवर्ष की जितनी खेतीबाड़ी है, जितने खेत है, खलिहान है, वो सब में अगर उनको छिड़का जाए खेती के सारे कार्यक्रमों में, तो भारत के आम नागरिक को कोई बीमारी नहीं होगी। पहले भी, आज से 60-70 साल पहले हमारे देश के नागरिक काफ़ी स्वस्थ रहा करते थे, लेकिन आजकल बीमारियां काफ़ी बढ़ गई है। हर किसी को देखिए, कोई अगर जवान बंदा भी है तो भी उसको बीमारी है। जिस किसी डॉक्टर के पास जाइए तो वो कुछ ना कुछ 2-4 टेस्टिंग बता देगा और कम से कम 4-5 दवाई लिखेगा, और वो सब जो दवाएं हैं वो दवाएं खाकर आदमी को भी कोई अच्छा, मतलब विशेषकर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलोपैथिक मेडिसिन और हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी दवा, वो अंग्रेजी दवा खा के आदमी को कुछ भला होने का नहीं है। वो जिंदगी भर उस अंग्रेजी दवाओं के मक्कड़ जाल में फंसा रहेगा। अगर केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड्स युक्त खाना, भोजन अगर वो खाएगा तो इसका अल्टरनेटिव, इसका समाधान, समस्या, इस बड़ी समस्या का समाधान एक ही है, वो है हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग, अर्थात जैविक खेती अगर होगी, गाय के गोबर से, गोमूत्र से युक्त खेती अगर होगी, तभी इस समस्या का समाधान होना संभव है। वो ऐसा भी है कि गाय के जो गोमूत्र है, देसी गाय के गोमूत्र में, यहाँ कोई जर्सी गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, देसी गाय का जो गोमूत्र है उससे पेस्टिसाइड्स बनाया जा सकता है आराम से। वो पेस्टिसाइड्स जो है, माने किसानों की जो खेतीबाड़ी होती है, वो पौधों के ऊपर, हमारे जितने भी यहाँ उपज होती है, उपजों के ऊपर कोई पोका उसको नहीं नष्ट करे, कोई जंतु नहीं नष्ट करे, इसके लिए उसका छिड़काव किया जा सकता है। छिड़काव होता भी है भारत के अनेक जगहों पर। और फर्टिलाइजर जो है वो जितना ज़्यादा अगर हम लोग ज़मीन पर डालेंगे, ज़मीन की भूख और प्यास कभी मिट नहीं सकती। वो आज समझिए किसी ज़मीन के टुकड़े पर आप 5 किलो डाले हैं, अगले साल उसको 6 किलो डालना पड़ेगा। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर वो डालो और ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को ख़त्म करो। इससे सबसे सरल समाधान यही है, सस्ता समाधान भी यही है कि घर में, किसानों के घर में जैसे पहला देसी गाय रहती थी, देसी गाय के गोबर को व्यवहार करो, देसी गाय के गोमूत्र को व्यवहार करो, गोबर से खाद बनाओ, जैविक खाद बनाओ, उसको खेतों में डालो, एवं गोमूत्र से पेस्टिसाइड के रूप में व्यवहार करो। और वो जो खेतीबाड़ी से जो अनाज उत्पन्न होगा, जो पहले होता आया था 50-60 साल पहले, वो हमारे स्वास्थ्य को भी वर्धन करेगा, स्वास्थ्य के समस्याओं को समाधान करेगा, निदान करेगा। हम लोगों को और अंग्रेजी महंगी दवाइयों के चक्कर में जाना नहीं पड़ेगा, और हम लोग पहले के तरह आज से 50-60 साल पहले हमारे जो बुजुर्ग स्वस्थ रहा करते थे,
उसी तरह हम लोग भी स्वस्थता की तरफ आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। ये भी जो है ऑर्गेनिक खेती को मोदी सरकार ने काफ़ी बढ़ावा दिया है। अब मैं आ रहा हूँ तीसरी बात के ऊपर, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा लोग, हम लोग सब जानते हैं, कृषि के ऊपर निर्भर है। 70 से ज़्यादा % लोग, हमारे भारत की जनता, कृषि के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, निर्भरशील हैं। और कृषि ही, भारत की किसानी ही भारत के लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार मुहैया कराती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अपना MSME सेक्टर, माने लघु मध्यम उद्योग। ये जो कुटीर लघु मध्यम उद्योग को इंग्लिश में बोलते हैं MSME सेक्टर, ये भारत का दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेंटर है। अर्थात लाखों करोड़ों लोग लघु मध्यम उद्योग के जरिए से रोजगार पाते हैं। और भारत, ये तो सेकंड नंबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है लघु उद्योगों के जरिए से। और जितने भारत के जितने हमारे मतलब उत्पादन जो बाहर को जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो बाहर को जाते हैं, उसमें MSME का सेक्टर 40% करीब है। अर्थात जो भारत के किसान लोग जितना हमारे देश को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके बाद दूसरे नंबर में आता है MSME सेक्टर। उसको भी मोदी सरकार ने फोकस में रखा है एवं MSME सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी इंसेंटिव्स की आज घोषणा भारत की माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में घोषणा की है। अब मैं आता हूँ तीसरी बात के ऊपर। जितनी घोषणाएं वगैरह हुई हैं, उन घोषणाओं को अगर हम लोग देखें, एक तो मैंने आपको बताया MSME सेक्टर, और ये जो मतलब ऑर्गेनिक खेती के बारे में बताया, पर्सनल इनकम टैक्स की लिमिट को बढ़ाया। अब अगर हम देखें कि आज की घोषणा से, माननीय वित्त मंत्री की घोषणा से, किस किस प्रोडक्ट वाइज हम लोग देखें कि कौन सी चीज़ें सस्ती हुई और कौन सी चीज़ें महंगी हुई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत की जनता की, आम नागरिकों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर माननीय वित्त मंत्री ने टैक्स को घटाया बढ़ाया है। जैसे आम ज़रूरत की चीज़ों को मैं आ गया साइकिल। हम लोग सब जानते हैं कि भारत की जनता, 140 करोड़ जनता में बहुत कम लोग चार पहिए वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उससे थोड़े ज़्यादा लोग 2 पहिए वाले स्कूटरों का या बाइक का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा लोग हमारे भारत में आज भी बाईसाइकिल यानी साइकिल की सवारी ही करते हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब तो भारत सरकार ने और दूसरे राज्य सरकारों ने भी साइकिल को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ जैसे उड़ीसा सरकार ने भी दिया है कि बच्चों में साइकिल मुफ्त बांट रहे हैं, स्कूली बच्चों में, विशेषकर बालिकाओं को साइकिल मुफ्त में बांटा जाता है। उसी बाईसाइकिल के ऊपर भारत सरकार ने फोकस कर भारत की आम जनों की जो सवारी है वो साइकिल ही है, उसको सस्ता करने के लिए माननीय वित्त मंत्री ने आज घोषणा की है। इसके अलावा LED स्क्रीन, जब हमारे देश में टीवी चैनल आया था और विशेषकर जब एशियन गेम्स 1982 हुआ था, उस समय हमारे देश में कलर टीवी आई थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, एशियन गेम्स हुआ था न्यू दिल्ली में 1982 में। कलर टीवी हमारे देश में तभी से आई थी। तब से लेकर आज तक करीब 41 साल हो गया। 41 साल में बड़ी शुरू में तो सबके घरों में बड़ी मतलब बिग साइज की टीवी हुआ करती थी, उसमें ब्लैक एंड वाइट भी थी और कलर भी थी। लेकिन आजकल जो पतली दुबली टीवी चलने लग गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं LED स्क्रीन टीवी, वो LED स्क्रीन टीवी भी देश के करोड़ों घरों में आज के दिन विराजमान है। उसको भी हमारे सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने, उसमें भी काफ़ी टैक्स में छूट दी है। उसके प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट दी है, जिससे आम भारत की जनता आराम से बढ़िया से अपने घरों में बैठकर मनोरंजन भी कर सके, और LED स्क्रीन टीवी का जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी टैक्स के अंदर में छूट मिले, एवं उसमें जो काम करते हैं, जो कामगार हैं, उनको भी रोजगार मिले। सभी बातों को ध्यान में रखकर माननीय वित्त मंत्री जी ने एक समतल बजट बनाया है, जिसको हम लोग सभी तरह से प्रशंसा करने ये लायक है, और हमको भी सभी लोगों को प्रशंसा करनी भी चाहिए। अब क्या है कि हम लोग देखते हैं कि कुछ ये सब चीज़ें तो हाँ, और एक है ऑटोमोबाइल पार्ट्स को भी भारत सरकार ने काफ़ी टैक्स में रियायत दी है, डिस्काउंट किया है, इंसेंटिव्स दिया है। इसके अलावा अभी
जैसा बैटरी स्कूटर हमारे देश में लाखों की संख्या में बिक्री हो रहे हैं। हमारे कटक शहर में, उड़ीसा में भी काफ़ी हो गए हैं उसके डीलर। 256 लोगों को मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूटर, यानी उसको आम भाषा में बोलते हैं बैटरी स्कूटर, बनाने की छूट माने लाइसेंस दिया है भारत सरकार ने। वो बैटरी स्कूटर को भी काफ़ी इसमें इंसेंटिव्स दिया गया है, उसके रजिस्ट्रेशन में, लाइसेंस में, उसके सब चीज, उसके बैटरी में, सब चीज़ में भारत सरकार ने काफ़ी इंसेंटिव्स दिया है। उससे क्या फ़ायदा होगा लोगों को? काफ़ी फ़ायदा होने वाला, क्योंकि पहले जो स्कूटर चला करते थे और आज भी काफ़ी संख्या में चलते हैं, उसमें हम लोग जानते हैं सभी, बाइक हो या स्कूटर हो या मोपेड हो, वो सब पेट्रोल ड्रिवन व्हीकल्स हैं। पेट्रोल हमारे देश में जितना कंजप्शन होता है उसका 15% ही पेट्रोल हमारे देश में उत्पादित होता है। अर्थात पेट्रोलियम के जो माइंस है हमारे देश में 15% ही उससे पेट्रोल निकाला जाता है। बाकी 85% यानी 85% पेट्रोल, डीजल वगैरह हमारे देश में इंपोर्ट किया जाता है दूसरे विदेशों से, दूसरे देशों से यानी विदेशों से। उसमें भारत सरकार का लाखों करोड़ों रुपया हर साल हमारे देश से बाहर चला जाता है। तो उससे हमें हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है, हमारे देश की अर्थनीति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो उसके दूरगामी परिणाम पाने के लिए एवं पर्यावरण की स्वच्छता बनाने के लिए भारत सरकार ने पिछले 1-2 साल से बैटरी स्कूटर का यहाँ पर निर्माण आरंभ किया है। और उसी बैटरी स्कूटर के निर्माण को देखते हुए उसमें काफ़ी जो लोग निर्माता हैं उनको भी काफ़ी छूट दी गई है, और जो लोग खरीदेंगे उनमें भी, उनको भी टैक्स वगैरह में काफ़ी छूट दी गई है। अर्थात पेट्रोल डीजल हम लोग जितना कम कंजप्शन करेंगे उतना ही हमारे पर्यावरण को भी उससे राहत मिलेगी, एवं हमारे देश भी इंपोर्ट पेट्रोल डीजल कम करेगा। अर्थात फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आज हमारा कम है, वो कल हम लोग फॉरेन एक्सचेंज डेफिसिट है, वो कल हम लोग डेफिसिट की जगह सरप्लस में भी आ सकते हैं, जो देश की तरक्की में काफ़ी आगे हमारा साथ देगा। उसको भी भारत सरकार ने बड़े ध्यान से ये काम किया है, सस्ता किया है ई व्हीकल्स को, स्कूटर बाइक को। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी काफ़ी राहत मिली है। अब मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, किसको राहत और ज़्यादा दी है? वो दी है खिलौनों को। जो हमारे देश में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो खिलौने से खेलते हैं, वो खिलौना अभी 1-2 साल के पहले तक ज़्यादातर माने 95% खिलौने भारत में चीन से आयातित होते थे, और चीन उसका ज़्यादातर लाभ उठाता था। वो सस्ता बनाता था और हमारे देश में वो पुश करके दे देता था। अब खिलौने हमारे देश में बनेंगे, अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, एवं उसमें टैक्स को में बहुत छूट दी है भारत सरकार ने। वो टैक्स छूट से, टैक्स इंसेंटिव से हमारे देश के जो निर्माता है वो अच्छे अच्छे खिलौने बनाएंगे, क्वालिटी खिलौने बनाएंगे, एवं बच्चों के माइंड सेट को ध्यान में रख के बच्चों की कैसे कैपेबिलिटी, एबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी, उन सब बात को ध्यान में रखकर भारत के उद्यमी लोग अच्छे अच्छे खिलौने बनाएंगे। हमारे देश को भी उसमें करोड़ों अरबों की फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी। साथ में यहाँ जो खिलौने निर्माता जो खिलौने बनाएंगे, कामगार लोगों को काम मिलेगा एवं उद्यमी लोगों को 2 पैसा मिलेगा, जिससे हमारा देश आगे जाने में काफ़ी मदद मिलेगी हमारे देश को। अब मैं एक और बात बताऊं तो किस बात में तब निर्मला सीतारमण जी ने ये तो सस्ते की है, महंगे के कौन सी चीज़ हुई है? जो आम आदमी के कंजम्पशन होने से उसका नुकसान है या देश को कोई फायदा नहीं है, वैसे आइटम के ऊपर माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स बढ़ाया है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, अर्थात कस्टम्स ड्यूटी बढ़ाई है। उसमें क्या है, जैसे है सिगरेट। हम सब जानते हैं कि सिगरेट पीने से लोगों को कैंसर होने की, कैंसर बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, इसलिए उसके ऊपर टैक्स का जो रेट है उसमें ज़्यादा बढ़ाया गया है। दूसरा है कि इम्पोर्टेड सिल्वर यूटेंसिल्स या सिल्वर ज्वेलरी, हमारे देश में हुनरमंद लोगों की कोई कमी नहीं है, लाखों करोड़ों लोग हुनरमंद हैं और एक से बढ़िया एक कारीगर है। उनको उनकी रोजी रोटी छीन के बाहर के लोगों को दे के हमारे देश को क्या लाभ मिलने वाला है?
इसलिए बाहर से जो भी इम्पोर्टेड जो चाइनीज जो मतलब सिल्वर प्रोडक्ट्स आएंगे, चांदी के बर्तन, चांदी के आभूषण वगैरह जो भी कोई आएंगे, उसमें भारत सरकार ने टैक्स ज़्यादा लगा दिया है, अर्थात वो हमारे देश में महंगे साबित होंगे। जो भी लग्जरी प्रोडक्ट हैं उसको ध्यान में, उसको उससे ज़्यादा टैक्स दिया गया है, उसको हायर टैक्स स्लैब में रखा गया है, जिससे हमारे देश को नुकसान भी नहीं होगा। देश के वो अगर हमारे देश में वो इंडस्ट्री बढ़ेगी, पनपेगी, तो हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा और हमारे देश के लोग ज़्यादा खुशहाल होंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। अब मैं एक और बात और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश को अभी आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी सरकार का एक बड़ा नारा है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत में को भी बढ़ावा देने के लिए विशेषकर डिफेंस सेक्टर को, हम लोग जानते हैं पिछले कुछ वर्षों के, आज से करीब साल 2 साल पहले तक भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आमदनी करता था। माने इसको, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड, आज उसको मोदी सरकार ने उलट कर दिया है। एवं मोदी सरकार ने अभी के बजट में डिफेंस को भी प्रायोरिटी सेक्टर में रखा है। और डिफेंस के पहले जो है, पहले के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में डिफेंस को बिल्कुल भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला नहीं गया था, 100% गवर्नमेंट सेक्टर में ही था, अर्थात पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में था। अर्थात पिछली सरकारों में जितनी भारत की जो कांग्रेस की सरकारें हुई है, वो सारे के सारे हथियार, छोटे से लेकर बड़े तक सारे हथियार विदेशों से इंपोर्ट करते थे। पहली बार हमारे देश में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो उन्होंने डिफेंस सेक्टर को थोड़ा खोला। 26% हमारे भारत की सरकार ने उस समय खोल दिया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, प्राइवेट प्लेयर लोगों के लिए, विशेषकर भारत के प्राइवेट प्लेयर लोगों के लिए। मोदी सरकार जब से आई है, उन्होंने 26% को बढ़ाकर 51% या उससे भी ज़्यादा के लिए प्राइवेट सेक्टर को अनुमति दे दी है कि भारत सरकार सभी से पूरा वर्ल्ड वाइड चाहती है कि हमारे यहाँ पर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर आएँ, डिफेंस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर आएँ, बड़े बड़े औजार, बड़े बड़े हथियार यहाँ पर बनाए, एवं भारत की भी कंपनियाँ उस काम में आगे बढ़ें, एवं विदेश की जो कंपनियाँ भारत की कंपनियों के साथ टाई अप करके उसको आगे बढ़ावा दें। अर्थात आत्मनिर्भरता की तरफ भारत की जनता, भारत की सरकार खूब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मैं मिसाल के तौर पर अभी आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी क्या है कि हमारी जो भारत की नेवी है और भारत की जो सेना है, पैदल सेना, स्थल सेना जिसको हिंदी में बोलते हैं, आर्मी इंग्लिश में बोलते हैं, और नेवी, वो जल सेना और स्थल सेना, वो दोनों के दोनों मोदी सरकार के अथक प्रयास से करीब करीब आत्मनिर्भर हो चुके हैं।